हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का यूनिट 2 है। इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है। ये हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 का पार्ट 1। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग पढ़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे, पेस्टल पढ़ेंगे, क्वेस्ट एनालिसिस, स्टॉप एनालिसिस, IFE एंड EFE मैट्रिक्स देखेंगे और पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल भी देखेंगे। तो आओ एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। वैल्यू सिस्टम हो गया, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, लेबर यूनियंस हो गया, फिजिकल रिसोर्सेज इन टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कैसी है, हमारे लेबर कैसे, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है, ये सब चीज़ें इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। अगर हमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है तो उसके लिए इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन दोनों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे लिए क्या क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स देखने होते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट मिल सकती है। तो ये कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो माइक्रो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए और मार्केट हो गया, सप्लायर्स हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, ये सब जो है माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है। उसके बाद होता है मैक्रो इन्वायरमेंट में इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, लीगल क्या क्या लॉज लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, हमारे इन्वायरमेंट में जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड है या नहीं है, और ग्लोबली सब कुछ कैसा है, सोशियो कल्चरल कैसा है कि, और डेमोग्राफिक कैसा है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारा बिजनेस जहाँ पे कंडक्ट हो रहा है वहाँ पे एज ग्रुप क्या है लोगों का, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उसका इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना, दोनों के फैक्टर्स डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन इन्वायरमेंट में बहुत बार कोई ट्रेंड हो गए, कोई एक्सपेक्टेशंस हो गई, कोई इश्यूज़ हो गए, कोई इवेंट्स हो गए, ये सब ओकर होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उससे ही हम सही स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जिससे हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसकी, इवेंट्स की, एंड देयर रिलेशनशिप विथ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इवेंट्स की और जो भी ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उनका क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के साथ, ये हमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने से पता चलता है। फिर है द बेसिक पर्पज़ ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ टू हेल्प मैनेजमेंट डिटरमाइन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए क्या डायरेक्शन लेना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या पाथ फॉलो करना है। तो ये सब हमें पता चलता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इंक्लूड्स, क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड्स होते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में। तो इवेंट्स हो गया, ट्रेंड्स हो गए, इश्यूज़ हो गए, एक्सपेक्टेशंस हो गए, ये सब फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस, ये कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब ये एक बार कर दिया तो हो गया ऐसे नहीं है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है और हर बार चेंज होता है। हर बार हमें जो इन्वायरमेंट को देख के हमें नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नई हर बार इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ेगी, इंटरनल फैक्टर्स को देखते रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, और जो भी ट्रेंड्स इवेंट्स होते हैं इन सबको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चलता है। जैसे कि स्ट्रेंथ की हम जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स से कितना आगे, अगर हमारे बिजनेस में एक क्वालिटी है तो हमारे बिजनेस में जो क्वालिटी है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, जो हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है, उस चीज़ का हमें एडवांटेज है, तो उसे हम हमारी स्ट्रेंथ कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विच गिव इट एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के से ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है तो उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर है वीकनेस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विच मेक इट डिसएडवांटेज रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स से कम है उसे हम वीकनेस कहते हैं। कॉम्पिटिटर्स के पास वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ ज़्यादा है और वो हमारे पास नहीं है तो वो हमारी वीकनेस है।
फिर आती है अपॉर्चुनिटीज़, एलिमेंट्स इन अ कंपनीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डेट अलाउ इट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं। फिर जो थ्रेट्स है, एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डेट ओकर इंडेंजर द इंटीग्रिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब कि थ्रेट मतलब हमें इस चीज़ से सावधानी रखने की ज़रूरत है जो हमारे बिजनेस को, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती है, या इस चीज़ से हमें डर है या हमारी इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसे हम थ्रेट्स कहते हैं। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही आता है और इस थ्रेट से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, हमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और वीकनेस और थ्रेट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ये है। इसको मैं डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले इंटरनल में आप देख सकते हैं कि जैसे इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हेल्पफुल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और इससे जितना हम बेनिफिट ले सके उतना हमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ से बेनिफिट्स लेना चाहिए। उसी के चलते हम सामने देखते हैं तो वीकनेस और थ्रेट्स है। वीकनेस जो है वो वीकनेस और थ्रेट्स जो है इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यह हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हार्मफुल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। तो इससे हम कैसे कम कर सकते हैं वीकनेस और थ्रेट्स को, और हमारे प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये हमारे स्वॉट एनालिसिस बताता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में पेस्टल। इसमें P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल एंड L फॉर लीगल है। इसके अंदर क्या है मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। ये इस पेस्टल की फुल फॉर्म है। पेस्टल एक शॉर्ट वर्ड है। पेस्टल की फुल फॉर्म है P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल एंड L फॉर लीगल। इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। P फॉर पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, करप्शन हो गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई कि फॉरेन ट्रेड की क्या पॉलिसी है, टैक्स की क्या पॉलिसी है, लेबर लॉ की क्या पॉलिसीज़ है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं, ग्लोबलाइजेशन कैसा है, ये सब पॉलिटिकल में आ जाता है। फिर है E फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है हमारी कंट्री की, एक्सचेंज रेट कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, इन्फ्लेशन रेट अभी क्या चल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या है, ये सब इकोनॉमिक में आ जाता है। कोई भी बिजनेस अगर रन कर रहा है तो उसे पेस्टल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसे पॉलिटिकल की जानकारी होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक की जानकारी होना ज़रूरी है। एज फॉर सोशल हमारा मतलब सोशल कल्चर कैसा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करियर एटीट्यूड्स क्या है, सेफ्टी एम्फेसिस क्या है, हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस है हम लोग, लाइफ स्टाइल क्या है, कल्चरल बैरियर्स क्या है, तो ये सब आता है सोशल में। T फॉर टेक्नोलॉजिकल हम जो ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में क्या टेक्नोलॉजी नहीं आई है, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स क्या है, लेवल ऑफ इनोवेशन क्या है, ऑटोमेशन क्या है, R&D कितनी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या क्या हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, हम कितने टेक्नोलॉजिकल अवेयर हैं, ये सब टेक्नोलॉजी में आता है। फिर E फॉर इन्वायरमेंटल में हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ अभी वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या है, क्लाइमेट चेंज कितना होता है, प्रेशर फ्रॉम NGOs कितना है, ये सब इन्वायरमेंटल में आता है। और उसी के साथ हमें L फॉर लीगल मतलब डिस्क्रिमिनेशन लॉज क्या चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज क्या चल रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉज क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज क्या है, इन सब बात की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर हम इन सब की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन सब की जानकारी रखते हैं और इन सब को साथ लेके चलते हैं, सारे रूल्स और लॉज को फॉलो करते हैं सब, और पॉलिटिकल जो भी पॉलिसीज़ लगी हुई है गवर्नमेंट की उन सब को फॉलो करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर सकती है। तो वो अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से इवेल्युएट कर सकती है और आराम से इन फ्यूचर वो सक्सेस पा सकती है।
तो पेस्टल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। आई होप आपको पेस्टल एनालिसिस भी समझ में आई होगी। अभी तक हमने दो देखी थी, स्वॉट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस। अब हम देखेंगे इटोप एनालिसिस। इटोप एनालिसिस क्या होती है? इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। जो कि इन्वायरमेंटल थ्रेट और अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल होती है इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉनिटर करती है उसके एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट को और आइडेंटिफाई करती है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस, कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा जिससे, और कौन सी थ्रेट है जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजन। और फिर इसी के चलते जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से स्ट्रेटजिक डिसीजन ले पाएगी कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये थ्रेट अगर बिजनेस को अफेक्ट करती है तो इस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजिक डिसीजन बिजनेस को लेना चाहिए। तो एक इटॉप एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि एक इन्वायरमेंटल थ्रेट और अपॉर्चुनिटी की प्रोफाइल बना देता है जिससे हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है कि ये डेवलप किया था ग्लूक ने। इटोप एनालिसिस इज़ डेवलप्ड बाय ग्लूक। ठीक है, तो इटोप एनालिसिस समझ चुके हैं हम। फिर आता है नेक्स्ट है क्विस्ट, टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग में नेक्स्ट आता है क्विस्ट। ये बर्ट नैनस एंड सेल्वनर एंजर इन द अर्ली 1980 में बर्ट नैनस एंड सेल्जन एंजर ने इसे डेवलप किया था क्विस्ट एनालिसिस को। क्विस्ट एनालिसिस क्या है? क्विस्ट द क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। ये क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक है। इज ए स्कैनिंग प्रोसीजर डिजाइन टू असिस्ट एग्जीक्यूटर्स एंड प्लानर्स टू कीप साइड बाय साइड ऑफ चेंज एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान बन रहा है, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, जो असिस्ट हो रहा है, उससे क्या इम्प्लीकेशन आ रहे हैं, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी साइड बाय साइड जो भी उससे चेंजेस आ रहे हैं उनकी एक इन्फॉर्मेशन दे दे और जिससे हम स्ट्रेटजी और प्लान बना सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये क्विस्ट एनालिसिस में पता चलता है कि जो भी हमने जो अभी प्लान किया है, एग्जीक्यूट किया है, असिस्ट किया है, उससे जो भी चेंज आया है, इम्प्लीकेशन आया है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसे साइड बाय साइड इन्फॉर्म करें जिससे नए प्लान और स्ट्रेटजी अच्छे से बन सके और फॉलो हो सके। फिर है IFE एंड EFE। तो IFE जो है वो इंटरनल फैक्टर इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है। इज़ ए स्ट्रेटजी टूल यूज्ड टू इवेल्युएट फर्म्स इंटरनल इन्वायरमेंट एंड टू रिवील इट्स स्ट्रेंथ एंड एज वेल एज वीकनेस। इंटरनल फैक्टर्स इवेल्युएशन जो है वो एक टूल है जो इवेल्युएट करता है फर्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को और रिवील करता है कि क्या इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो ये हमें IFE मैट्रिक्स के द्वारा पता लग सकता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को इवेल्युएट करने पे उसमें क्या स्ट्रेंथ है जो हमें जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है, और क्या वीकनेस है जो हमारे बिजनेस को हानि पहुंचा सकती है जिसे हमें कम करना है। ठीक है, तो ऐसा ही एक और है EFE एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स। तो ये एक टूल है जिससे हम एग्जामाइन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और थ्रेट को कम करें। मतलब IFE जो है वो इंटरनली पता लगाती है कि क्या क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, और EFE जो है एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन वो पता लगाता है कि क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर में इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स है। ठीक है, तो ये दोनों हमने देखे। तो यूज्ड फॉर असेसमेंट फॉर करंट बिजनेस कंडीशन। इसका यूज़ किया जाता है करंट बिजनेस कंडीशन में करंट बिजनेस कंडीशन जो भी अभी चल रही है उसमें ध्यान रखते हुए। IFE एंड EFE मैट्रिक्स प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है? लिस्ट फैक्टर्स। सबसे पहले गैदर अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे मैं इसमें एक्सटर्नल के लिए बताया वैसे इंटरनल के लिए भी होगा, बस इंटरनल के लिए जो है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो जाएगी। सबसे पहले गैदर करो जो भी लिस्ट, जो भी हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो भी लिस्ट और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सटर्नल फैक्टर में वो गैदर करो, और फिर उसे डिवाइड करो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स में। और अगर वो इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन है तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में उसे डिवाइड करना है, जो भी हम इंटरनल फैक्टर से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उससे। नेक्स्ट है असाइन वेट्स। असाइन अ वेट टू ईच फैक्टर। जो भी फैक्टर हमने गैदर किए उसे वेट देना शुरू करो। द वैल्यू ऑफ ईच वेट शुड बी बिटवीन 0 and 1। वो वेट जो होगा वो 0 and 1 के बीच में होगा। 0 मीन्स द फैक्टर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। 0 का मतलब होगा वो फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, और 1 मीन्स दैट फैक्टर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंशियल एंड क्रिटिकल वन। वन का मतलब होगा वो बहुत इन्फ्लुएंट करने वाला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंट करने वाला फैक्टर है वो फैक्टर। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वेट टुगेदर शुड इक्वल टू 1। तो जो अपॉर्चुनिटी जो फैक्टर्स है जो भी हम करेंगे उन सब का अगर टुगेदर लेंगे, साथ में लेंगे, तो उसका टोटल 1 आना चाहिए। फिर है रेट फैक्टर्स, असाइन अ रेटिंग टू ईच अदर। फिर हम रेट फैक्टर्स को रेट, जैसे पहले वाले में हमने वेट दिया था, इसमें हम रेट देंगे। और रेटिंग कैसे करेंगे? रेटिंग 1 से 4 के बीच में होगी और रेटिंग इंडिकेट करेगी हाउ इफेक्टिंग द फर्म्स करंट स्ट्रेटजी रिस्पॉन्ड टू द फैक्टर। जो हमने करंट स्ट्रेटजी फर्म में लगा रखी है वो फैक्टर्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो 1 to 4 में हम देंगे। 1 मतलब होगा रिस्पॉन्स इज़ पुअर, मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी लगाई हुई है वो और जो फैक्टर्स है उससे रिस्पॉन्स हमें पुअर मिल रहा है उस स्ट्रेटजी को लगाने से। सेकंड, अगर 2 है तो हमें रिस्पॉन्स इज़ बिलो एवरेज, मतलब ठीक है, ठीक ठीक से कम है मतलब। और 3 है मतलब अबव एवरेज, जो हाँ मतलब अच्छे से थोड़ा ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। और 4th मतलब जो हमने स्ट्रेटजी लगाई है और जो फैक्टर्स है उससे हमें, जो स्ट्रेटजी लगाने से जो हमें फैक्टर्स पे वो रिस्पॉन्ड मिल रहा है, पता चल रहा है सब कुछ, वो बहुत सुपेरियर है, मतलब बहुत अच्छा है। तो ये IEF मैट्रिक्स, IEF एंड EFE मैट्रिक्स से पता इंटरनल IFE एंड EFE मैट्रिक्स प्रोसेस को करने से हमें ये पता चलता है। और वेट्स आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जो हमने वेट्स देखे थे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। और रेटिंग जो है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ से हम देते हैं, मतलब वेट जो है वो पूरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, जबकि रेटिंग जो है वो कंपनी स्पेसिफिक है। फिर है मल्टीप्लाई वेट्स बाय रेटिंग, जब हम वेट्स को, जो वेट्स है और जो रेटिंग है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई ईच फैक्टर वेट with its rating, this will calculate the weighted score for each factor। जब हम रेट को और वेट्स को जो हमने निकाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमें वेटेड स्कोर मिल जाएगा हर फैक्टर का, टोटल ऑल वेटेड स्कोर्स। फिर उन सारे वेटेड स्कोर जो हमें मिला है मल्टीप्लाई करने से रेट और वेट को, जो वेटेड स्कोर मिला है उन सब जितने भी फैक्टर्स का मिला है उन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड ऑल वेटेड स्कोर्स फॉर ईच फैक्टर, दिस विल कैलकुलेट द टोटल वेटेड स्कोर। तो ऐसे हम टोटल वेटेड स्कोर फॉर द कंपनी निकाल सकते हैं। फिर है हायर टोटल वेटेड स्कोर रिप्रेजेंट गुड कंडीशन, लोअर स्कोर्स शो वीक कंडीशन। अगर टोटल वेटेड स्कोर्स, मतलब जो टोटल वेटेड स्कोर अगर हायर आया है तो हम कहेंगे कि कंपनी की कंडीशन अच्छी है, जबकि अगर वो लोअर आता है तो हम उसे कहते हैं कि कंपनी की कंडीशन वीक है, वीक कंडीशन है। फिर है, अब आता है, हमने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग देखी है, अब हमारे पास आता है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल जो कि डेवलप किया गया है कि माइकल पोर्टर के द्वारा। इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस को कब स्ट्रेंथ मिलती है, कब वीकनेस मिलती है, कब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकता है बिजनेस, कब थ्रेट्स होती है। और ये जो 5 फोर्सेस के थ्रू पोर्टर ने 5 फोर्सेस डेवलप किए, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस में कब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है। तो देखते जाते क्या क्या है। Porter's 5 forces is a model that identifies and analyzes 5 competitive forces that shape every industry and helps determine an industry's weakness and strength। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। वो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या क्या है, जिससे ये अभी देखेंगे 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या क्या है, जिससे उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्री की वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब डिटरमाइन कर सकते हैं। 5 फोर्सेस एनालिसिस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। फिर है वो 5 फोर्सेस क्या क्या है। राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स में कितनी राइवलरी है, कितना कंपटीशन है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कैसी है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जो अगर नया कॉम्पिटिटर आता है उसके लिए क्या क्या थ्रेट्स है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है उसके लिए क्या क्या थ्रेट है। ठीक है, तो ये सब, ये 5 फोर्सेस मॉडल है, 5 फोर्सेस मॉडल है पोर्टर का। इसको एक एग्जाम, मतलब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें है राइवलरी अमॉन्ग, सबसे पहले राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। अब राइवलरी से जैसे कि कॉम्पिटिटर्स, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उसमें कितना कॉम्पिटिशन है, उनमें कितनी राइवलरी है, तो ये पता चलेगा हमें। फिर है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में कि कोई अगर नया कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में आना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या बैरियर्स होंगे, क्या इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होगी, जैसे कि पुरानी चीज़ों की ब्रांड रॉयल्टी जमी हुई है, अगर वो नया आएगा तो वो इतनी ब्रांड रॉयल्टी नहीं क्रिएट कर पाएगा एकदम से, उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस लगेंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसको फॉलो करनी पड़ेगी जो कि एकदम से उसको करना ईजी नहीं होगी, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहेंगे, स्विचिंग कॉस्ट लगेगी। तो ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में है। अब अपन देखते हैं कि राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, अगर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स में कितनी राइवलरी है तो कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, ब्रांड रॉयल्टी क्या है, बैरियर्स टू एग्जिस्ट क्या है, एग्जिट क्या है, अगर उससे बिजनेस से अगर बाहर निकलना चाहे तो कितने बैरियर्स आते हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स देखते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, कस्टमर साइज ऑर्डर कितना है, कि एक कस्टमर बंडल में लेता है कि वन पीस लेता है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर्स कितना है, हर कॉम्पिटिटर क्या डिफरेंट दे रहा है, प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है, बायर्स एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट, बायर के पास अगर पावर इस प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट करने का, कि मतलब वो इसकी जगह वो एक ही जगह बी प्रोडक्ट भी ले सकता है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होगी उस वक्त। फिर बायर को सारे प्रोडक्ट्स की अच्छे से इन्फॉर्मेशन है और इसमें भी स्विचिंग कॉस्ट का देखना पड़ेगा। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, नंबर एंड साइज़ ऑफ सप्लायर, कि सप्लायर कितने हैं, कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स है, यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर्स प्रोडक्ट, क्या सप्लायर के प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है, फोकल कंपनीज एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट, क्या इसे सब्सटीट्यूट करने की पावर है, तो ये सब देखा जाएगा। फिर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कितने अवेलेबल है और रिलेटिव प्राइस क्या है, उसकी प्राइस और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। और इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या है प्रोडक्ट में, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा जब हम पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को अप्लाई करते हैं तब। तो इसे हमने अच्छे से समझा है। इसके बाद हमने इस लेक्चर में यूनिट 2 के पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। स्वॉट एनालिसिस हो गया, पेस्टल हो गया, इटॉफ हो गया, क्विस्ट हो गया और माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के सेकेंड पार्ट में। इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।